Hello everyone, I am Radha Pandey. Once again we are going to learn the chapter of class 11th biology, that is breathing and exchange of gases. आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज होंगी। चूंकि मैंने जो पिछली क्लास ली थी उसमें वीडियो आई थिंक अपलोडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से वो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज तो मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज शुरू तो किया था बट कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो मैं जहां से टॉपिक को मैंने छोड़ा था मैं वहीं से शुरू करती हूँ। तो शुरू करते हैं बात को। चलिए, सबसे पहले जो चीजें मैंने बताई थी पीछे उसको मैं थोड़ा सा समराइज करके चीज को पहले यहाँ बता देती हूँ एंड देन फिर हम लोग वहां से बात को आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो याद करो, हम लोग का टॉपिक चल रहा था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। सही है। अब बॉडी के अंदर ब्रीदिंग के दौरान दो गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, दो गैसेस का हम लोग यूज करते हैं। कौन कौन सी वो दो गैसेस होती हैं? एक तो आपका होता है ऑक्सीजन और दूसरा जो होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। सही बात है क्या? अब मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को सेपरेट सेपरेट पढ़ना है कि कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी के भीतर, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। दोनों को हम लोग बहुत सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। सही है। तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो मीडियम चूज किया था हमने वो ब्लड था। ठीक है, ब्लड के थ्रू हम क्या करते थे? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया करते थे। अब ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि ब्लड के दो कंपोनेंट है। पहला जो कंपोनेंट है उसको हम लिक्विड पार्ट कह रहे हैं, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है जिसको हम अल्टीमेटली प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, ये भी हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। और वहीं अगर इसके हम दूसरे पार्ट की बात करें, सॉलिड पार्ट की बात करें, तो सॉलिड पार्ट जो होता है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है, सेल्स होती हैं, ब्लड की सेल्स होती हैं, जिसमें आरबीसी हमारे यूज में आता है। तो हम आरबीसी की बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, जो कि एक तरह का ब्लड सेल है। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो, अब मैंने एक और चीज बताई थी कि प्लाज्मा से लगभग लगभग 3% आपका जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि आरबीसी से 97% जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होता है। सही बात है, इतनी सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। अब मैं अगर यहाँ पर बात करूं तो आपने एक और चीज देखा था। अच्छा, ये दोनों किस चीज का पार्ट है भाई? ब्लड का पार्ट है, जो कि हमारा यहाँ पर मीडियम के तौर पर लिया जा रहा है, ये उसी के कॉम्पोनेंट्स है। ठीक है। अच्छा, अब देखना जरा, मैंने एक और चीज बताई थी। मैंने आपसे कहा था कि जो आरबीसी हैं जब ये ट्रांसपोर्ट होती हैं तो ये हेमोग्लोबिन से जुड़ जाती हैं। सॉरी, आरबीसी के भीतर हेमोग्लोबिन होता है और ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से जुड़ जाते हैं। ठीक है, और जब हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ते हैं तो हम लोग उस स्ट्रक्चर को, आप जरा दिखाती हूँ मैं जरा रिएक्शन कैसे लिखा था मैंने, कि भाई 4 हेमोग्लोबिन को हमने 4O2 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड किया था तो हमें Hb4O8 मॉलिक्यूल मिला था, और हम इसको ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहा करते थे। क्या बुलाया करते थे हम लोग इसको? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। याद पड़ रहा है? और ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो था, ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन आपका बन जाता था और फिर इस फॉर्म में आपका जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होता था ब्लड के भीतर। बात समझ में आई? आरबीसी के भीतर एक पिगमेंट पाया जाता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, हेमोग्लोबिन। वो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ करके और ऑक्सी हेमोग्लोबिन नाम का एक स्ट्रक्चर बना लेता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जो कि अब इसी फॉर्म में आपका ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के भीतर, जो कि मैंने पीछे वाली क्लास में समझा दिया था। क्लियर है? हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी पूरा डिटेल में आपको हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी आपको डिटेल में समझाया था, आरबीसी के बारे में भी आपको बहुत सारी चीजें बताई थी। तो ये सारी बातें आई थिंक क्लियर हो गई थी। एक जो मैंने वहां पर एक छोटी सी, मुझे लगता है कि मिस्टेक कर दिया था मैंने, मैं उसको मैं यहाँ पे बता भी देती हूँ आपको, सुनना जरा। मैंने आपसे कहा था कि एवरी 100 ml ब्लड, हर 100 ml ब्लड के भीतर आपका लगभग 15 ग्राम हेमोग्लोबिन पाया जाता है। और ये 100 ml ब्लड जो कि 15 ग्राम हेमोग्लोबिन रखता है, ये करीबन करीबन 20 ml ऑक्सीजन को क्या करता है? डिलीवर करता है। ठीक है, मैंने वहां पे 20 लीटर लिख दिया है। ठीक है, मिलीलीटर की जगह पे मैंने वहां पे मिस्टेक से 20 लीटर लिख दिया है और बोला भी है 20 लीटर। तो आप प्लीज उसको सही कर लेना कि 100 ml ब्लड 15 ग्राम हेमोग्लोबिन रखता है और 20 ml ऑक्सीजन को डिलीवर करता है। ये ब्लड वाले चैप्टर में दोबारा पढ़ाऊंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे करेक्ट डेटा होना चाहिए, गलत डेटा नहीं याद करना। समझ गए बात को? चलो, तो ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी थी। अब मैं ये वाली फोटो समझा रही थी आपको। ठीक है, मुझे यही फोटो समझाना था। समझो, मैंने आपसे कहा था कि ऑक्सीजन जो है, जब आप सांस को लेते हैं तो आपके पास मिक्सचर ऑफ गैसेस अंदर की तरफ जाती हैं जिसमें मेनली ऑक्सीजन होता है। तो मैंने कहा था कि भाई मेनली ऑक्सीजन क्यों होता है, इसका जवाब दूंगी मैं पहले तो। दूसरा कि भाई ऑक्सीजन ब्लड के भीतर आया ही क्यों?
मतलब ऐसा क्या कंडीशन हुआ, ऐसा क्या सिचुएशन क्रिएट कर दिया गया कि ऑक्सीजन ब्लड के भीतर आ गया। तो वो कंडीशन, वो सिचुएशन क्या रहा होगा, मुझे वही डिस्कस करना था। तो शुरू करते हैं बात को। चलो आ जाओ। तो मैं इसको पहले हटा देती हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें आप नोट कर लेना एंड देन फिर इसको समझाना शुरू करती हूँ मैं। देखो बात शुरू करें, आ जाओ देखना जरा। सबसे पहले मैं तुमको यह समझाती हूँ कि भाई क्या क्या वो कंडीशन रहे होंगे, क्यों आप जब सांस लेते हैं तो उसमें मेनली ऑक्सीजन आता है। देखो एटमॉस्फेयर, देखो यहाँ पर एटमॉस्फेयर लिख रखा है मैंने, एल्विलाई मतलब लंग्स के बाहर का जो रीजन है उसको एटमॉस्फेयर लिखा है। इस एटमॉस्फेयर के भीतर अगर मैं प्रेशर की बात करूं, है ना। अच्छा, प्रेशर की बात शुरू करने से पहले मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ आपको, देखो जरा, कि प्रेशर जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये आप पढ़ोगे, फिजिक्स के अंदर ही पढ़ना है। आपके फिजिक्स में थर्मल फिजिक्स शायद अगर आप पढ़ चुके होंगे तो आपने देख लिया होगा, और नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लेंगे, 11th की फिजिक्स में ही पढ़ना है। प्रेशर जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या मतलब है इसका, समझो। इसका मतलब है कि कहीं पर भी अगर प्रेशर ज्यादा है ना, तो अल्टीमेटली उस चीज का वहां पर कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होगा। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा से क्या मतलब है मैडम, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा से मतलब है बेटा कि वहां पे उस पर्टिकुलर गैस का, अगर हम गैस की बात करें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके ज्यादा मिलेंगे। जैसे मैं तुमको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो कि 1 मीटर क्यूब का 2 कंटेनर है, ठीक है, लेकिन एक जगह पर 100 मॉलिक्यूल्स हैं और एक जगह पे 10 मॉलिक्यूल्स हैं। तो तुम मुझे बताओ कि कहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कहा जाएगा। श्योरली जहां पर 100 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस जगह पर मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा है और यहाँ का प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप याद रख सकते हैं इस बात को कि अगर कहीं पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो, तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, और कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा होगा तो वहां का प्रेशर भी ज्यादा होगा। समझ गए बात को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यही बात मैंने लिख रखी है, पहली चीज। दूसरी चीज सुनना जरा, कि अगर जब भी हम लोग प्रेशर ऑफ गैस की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पर करीबन करीबन जो गैस है उसका मतलब होता है कि मिक्सचर ऑफ गैसेस, मतलब जितनी भी वहां पर गैसेस मौजूद है उन सब का प्रेशर का बात हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब एक टर्म होता है, एक टर्म यूज करते हैं पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर, इसका मतलब होता है कि आप किसी गैस के, इंडिविजुअल गैस के प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आया। तो मैं यहाँ पर अगर इसका मतलब लिख दूं तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस, प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैस, किसी पर्टिकुलर गैस के प्रेशर के बारे में अगर बात हो रही होगी तो पार्शियल प्रेशर कहा जाएगा। समझ गए बात को। तो आज से जब जब मैं कहूंगी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो समझ जाना कि इसका मतलब है कि इंडिविजुअली ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कितना है वो बताया जा रहा है। आई थिंक क्लियर हो गया ये बात। तो ये दो चीजें आपको सबसे पहले क्या कर लेनी है, कॉपी के अंदर नोट लगा लेनी है, ठीक है। इसको कॉपी के अंदर आप नोट लगा लीजिए एंड देन फिर अब आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। चल बात करते हैं फिर से। एटमॉस्फेयर के भीतर या फिर जितने भी यहाँ पर चीजें हैं उन सब के भीतर मैं तुमको बताऊंगी कि पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, ठीक है। और उससे कुछ हम लोग बातें यहाँ पर एक्चुअली डिराइव करें, कुछ बातें यहाँ पे हम लोग को सीखने को मिलेंगी। तो पहले जानते हैं कि वो क्या पहले है, प्रेशर पहले कितना है, फिर वो बात पे पहुंचेंगे। अगर मैं बात करूं एटमॉस्फेयर की बेटा, और एक और चीज जो आपको नोट करना चाहिए जो कि यहाँ पर छूट गया, प्रेशर को आपको मेजर करने के काफी सारे यूनिट्स होते हैं। जैसे आप उसको एटीएम में मेजर कर सकते हैं, पास्कल में मेजर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो प्रेशर मेजर करूंगी वो mmHg में मेजर करूंगी, ठीक है। तो प्रेशर का यूनिट भी लिख लेना आप, mmHg में प्रेशर को मेजर किया जाएगा, ठीक है। यही आपका यूनिट रहेगा। यहाँ पे मैं यूनिट लिखूंगी नहीं, आप समझ जाना mmHg है वो, ठीक है। चलो, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो देखना जरा, यहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर जो आपका ऑक्सीजन होता है उसका पार्शियल प्रेशर होता है 159, ठीक है। जबकि वहीं पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर जो होता है वो होता है 0.3। मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 159 mm ऑफ Hg और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो है 0.3 mm ऑफ Hg, है ना। ये आपका पार्शियल प्रेशर का वैल्यू हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर में कितना बड़ा का डिफरेंस है ना। और आप मुझे एक बात बताओ, अभी हमने सीखा कि अगर कहीं पर प्रेशर किसी का ज्यादा है मतलब श्योरली उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा वहां पे,
ज्यादा होगा। अब बताओ अगर कोई बंदा सांस लेगा और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस है, तो मतलब डेफिनेटली ऑक्सीजन का अमाउंट वहां पर बहुत ज्यादा है, उसका कंटेंट बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो बंदा जब सांस लेगा तो उसमें डेफिनेटली ज्यादा अमाउंट में क्या लेगा, वो ऑक्सीजन ही उसके भीतर जाएगा। तो अब आई थिंक आपको इस बात का मतलब समझ में आ गया होगा, वहां पर जो मैंने क्वेश्चन अराइज किया था पिछले वीडियो में उसका मीनिंग समझ में आ गया होगा कि क्यों जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो उसमें मेनली ऑक्सीजन होता है। समझ में आ गई ये बात। चलो पहला बात हो गया, दूसरी बात की तरफ मूव करते हैं। जब आप इंस्पायरेशन करते हैं, मतलब जब सांस को आप अंदर की तरफ लेते हैं, ठीक है, तो एल्वेलाई के भीतर जरा चेक करना ऐसा क्या वहां पर प्रेशर का वैल्यू होता है। तो पहले जरा देखना, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो 104 होता है, ठीक है, जबकि जो CO2 है उसका जो प्रेशर होता है, CO2 का प्रेशर मैं नीचे की तरफ लिख देती हूँ, यहाँ पे नहीं हटेगा। CO2 का जो प्रेशर होता है वो होता है आपको 40, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ ऊपर में ऑक्सीजन का प्रेशर 159 है और कहाँ एल्वेलाई के भीतर ऑक्सीजन का प्रेशर 104 है, 104 mm ऑफ Hg है। तो एक डिफरेंस यहाँ पर क्रिएटेड है प्रेशर के बीच में। और आपको पता है कि हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि कोई भी चीज, कोई भी गैस हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करती है। तो आप देख सकते हो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो ज्यादा है, मतलब हायर प्रेशर पे है, जबकि आपका जो एल्वेलाई है उसके भीतर जो प्रेशर है वो आपका लोअर प्रेशर पे वो पॉइंट है। तो जो ऑक्सीजन है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ, मतलब एटमॉस्फेयर से एल्वेलाई की तरफ बड़ी आसानी से मूव कर जाएगी। इसमें आई थिंक कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। क्लियर है क्या? तो आपको समझ में आया कि क्यों ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लंग की तरफ मूव करता है, क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर में उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसका प्रेशर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लंग्स, एंड दैट इज द रीजन कि ऑक्सीजन जो है वो लंग्स की तरफ डिलीवर हो जाता है, एल्वेलाई की तरफ डिलीवर हो जाता है। क्लियर है ये चीज? चलो आगे बढ़ते हैं। लंग्स के भीतर, एल्वेलाई के भीतर अपने प्रेशर को देख लिया। अब आओ जरा नीचे आते हैं। नीचे आए हम लोग, यहाँ पर मैंने दो कलर दिख रहा होगा, एक रेड कलर है जिसका मतलब है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो O2 रिच ब्लड है, और जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है वो CO2 रिच ब्लड है, ठीक है, मतलब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब समझना, सबसे पहले यहाँ पर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को चेक करते हैं। जिस ब्लड वेसल्स के भीतर ये CO2 रिच ब्लड घूम रहा है, पहले तो इस ब्लड वेसल्स का नाम जानो आप। इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब मुझे ये बात मैंने पीछे क्लास में एक बार कही थी, आपको शायद अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है कि जितनी भी आर्टरीज होती हैं, ठीक है, जब भी कभी आर्टरी टर्म दिख जाए तो समझ जाना कि वो ऐसा ब्लड वेसल है जो O2 रिच ब्लड को कैरी करता है। पर यहाँ पर ये CO2 रिच ब्लड को कैरी कर रहा है। एग्जैक्टली बॉडी में कुछ जगह पर एक्सेप्शंस काम करती हैं। आमतौर पे आर्टरी O2 रिच ब्लड को कैरी करता है, याद रखेंगे इस बात को। लेकिन कहीं कहीं पर बॉडी में एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि एक एक्सेप्शन ये भी है, पल्मोनरी आर्टरी जो होता है, कहने को तो आर्टरी है पर ये कैरी करता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। किस तरह के ब्लड को? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। समझ गए बात को? चलो अब ये आपके डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, ठीक है। अब देखना जरा यहां पर प्रेशर को चेक करो। यहां पे ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 40, जबकि जो CO2 का प्रेशर है वो होता है 45, ठीक है। तो आप देखना जरा यहां पर आपका जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर कितना है? 104, 104। यहाँ इस वाले में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है? 40। तो आप देख सकते हैं कि वहां ये वाला जो पॉइंट है वो हायर प्रेशर पे है और जो ये वाला पॉइंट है वो लोअर प्रेशर पे है। तो बड़ी आसानी से ऑक्सीजन यहां से यहां मूव कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। इस CO2 रिच ब्लड के भीतर ऑक्सीजन चला आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि देखना जरा, यहाँ पर जो CO2 है उसका प्रेशर है 45 और वहां जो CO2 है वो है 40 पे। तो यहाँ पर CO2 का हायर प्रेशर है और वहां पे CO2 का लोअर प्रेशर है। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बड़ी आसानी से CO2 एल्वेलाई के भीतर चला जाएगा। तो समझ में आया कि क्यों ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स की तरफ मूव करता है। ब्लड तो ठीक है भाई, उसको ढो करके ले जाएगा आरबीसी के साथ या प्लाज्मा के साथ, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन ऑक्सीजन आया ही क्यों ब्लड में, इसका जवाब शायद तुमको अब समझ में धीरे धीरे आने लगा होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस होता है वहां पर, दैट्स वाई ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट हो जाता है, मतलब डिफ्यूज करके ब्लड वेसल्स के भीतर चला आता है और CO2 जो है वो ब्लड वेसल से बाहर निकल के एल्वेलाई के अंदर चला जाता है। क्लियर है क्या? चलो अब देखना जरा, और फिर ये CO2 देखो यहाँ पर 40 है और यहाँ पे 0.3 है, तो फिर ये बाहर निकल जाए क्योंकि बाहर में तो CO2 का और भी ज्यादा कम प्रेशर है, मतलब और भी कम उसका कॉन्सेंट्रेशन है, तो बड़ी आसानी से CO2 तुम्हारे लंग से बाहर निकल जाता है। क्लियर है क्या?
चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पल्मोनरी आर्टरी हो गया। अब देखना जरा आगे बढ़ते हैं। जब ये आपका ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स के अंदर चला आएगा, पल्मोनरी आर्टरी में चला आएगा, तो आपका ब्लड जो है वो CO2 रिच से अब O2 रिच हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। तो अब देखना, यहां से मैंने ब्लड को रेड कर दिया, मतलब ये आपका O2 रिच ब्लड है। और जिस ब्लड वेसल्स के अंदर ये O2 रिच ब्लड घूम रहा है, इसको कहते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी का मतलब तो पीछे आपको सिखा रखा है ना, पल्मोनरी का मतलब लंग्स होता है, ठीक है, पल्मोनरी लंग से जुड़ा हुआ टर्म है। और आर्टरी का मतलब बताया ही, एक ऐसा ब्लड वेसल जो O2 रिच ब्लड को कैरी करे, चूंकि यहाँ एक्सेप्शन है इसलिए CO2 रिच ब्लड को कैरी कर रहा है। ये है पल्मोनरी वेन। अब वेन के साथ क्या होता है कि वो CO2 रिच ब्लड कैरी करने के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक्सेप्शन यहाँ पर काम कर रहा है, तो ये कैसे ब्लड को कैरी कर रहा है, O2 रिच ब्लड को कैरी कर रहा है। तो आओ जरा इस बात को लिख लेते हैं कि इसके भीतर कैसा ब्लड है भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आपको मिलेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अब देखो इसका प्रेशर कितना होता है। तो अगर बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेशर की, तो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 95 mm of Hg, ठीक है, जबकि वहां यहाँ पर CO2 का जो प्रेशर होता है वो होता है 40 mm of Hg। सही बात है क्या? तो ये आपका प्रेशर जो है वो पल्मोनरी वेन का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना जरा, ये यहाँ से O2 रिच ब्लड देखो आपके लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद ये ब्लड अब कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, देख सकते हो आप, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से फाइनली ये ब्लड जो है देखो इस रेड वाले ब्लड वेसल्स में जा रहा है फिर से। और इस ब्लड वेसल्स को क्या बुलाते हैं हम लोग, तो इसको कहते हैं सिस्टमिक आर्टरी। इसको कहते हैं सिस्टमिक आर्टरी। अब देख सकते हो फिर से यहाँ पर आर्टरी वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि अब ये एक्सेप्शन का पार्ट नहीं है। तो आर्टरी है मतलब O2 रिच ब्लड को कैरी कर रहा है, तो सिस्टमिक आर्टरी जो है ये इसको कहा जाता है, या फिर डोर्सल आयोटा भी कहते हैं, ठीक है, बुक में डोर्सल आयोटा भी लिखा रहता है। सिस्टमिक आर्टरी का जो भी प्रेशर होता है वो सेम वही प्रेशर होता है जो पल्मोनरी वेन का होता है। तो आप यहाँ पर भी इसका जो प्रेशर है वो लिख सकते हैं कि जो PO2 है वो कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा, जबकि PCO2 जो है वो यहाँ पर 40 हो जाता है। क्लियर है क्या? समझ में आई ये बात? चलो यहां से फिर से देखो ब्लड अब आपके पहुंच गया बॉडी टिश्यू के पास, मतलब अब यहाँ पर जो ब्लड आया है, अभी आपके डिफरेंट ब्लड जो है वो डिफरेंट टिश्यूज में या ऑर्गन्स में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका देखो यहाँ पर टिश्यू बना हुआ है, बॉडी टिश्यू इसको कह रहे हैं हम, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, इसका नाम क्या बोल दिया, इसको बॉडी टिश्यू बोल दिया। सही है क्या? तो ये बॉडी टिश्यू के भीतर आपने क्या कर दिया है, यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दिया, और अब इसके भीतर आपको O2 डालना है। अब देखना इस ब्लड इस सेल के भीतर, ठीक है, यहाँ जो ये सेल मौजूद है, बॉडी सेल मौजूद है या जो बॉडी टिश्यू मौजूद है, इसके भीतर ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर के ATP बना लिया है। तो सारा का सारा ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया है करीबन करीबन, और यहाँ पर CO2 भरा पड़ा है। समझ रहे हो बात को? अब यहाँ जो CO2 भरा पड़ा है और ऑक्सीजन कम होने के चलते यहाँ का पहले प्रेशर चेक करो जरा कितना है। तो आओ जरा चेक करते हैं बॉडी टिश्यू के भीतर का प्रेशर। तो बॉडी टिश्यू के भीतर ऑक्सीजन का जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा 40, जबकि CO2 का जो प्रेशर मिलेगा वो हो जाएगा 45। अब देख सकते हो जो ऊपर से ब्लड आया है, जो तुम्हारे सिस्टमिक आर्टरी से ब्लड आया है, उसके भीतर ऑक्सीजन का प्रेशर है 95, तुम्हारे सेल या बॉडी टिश्यू के भीतर ऑक्सीजन का प्रेशर है 40। तो देख सकते हो एक बड़ा मार्जिन का डिफरेंस है, और बड़ी आसानी से ऑक्सीजन जो है वो यहां से यहां डिलीवर कर दिया जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है। जबकि तुम चेक कर सकते हो इसके भीतर CO2 का प्रेशर है 40, और तुम्हारे सेल के भीतर बॉडी टिश्यू के भीतर जो CO2 का प्रेशर है वो है 45। तो तुम देख सकते हो फिर से एक डिफरेंस है, ये हाइयर प्रेशर पर है CO2 के केस में, और ये लोअर प्रेशर पर है, तो CO2 यहां से यहां मूव कर जाएगा, कोई डाउट नहीं है। और तुम्हारा अब ये जो ब्लड है जो आ रहा है सिस्टमिक आर्टरी से, वो अब कैसा हो जाएगा, CO2 रिच हो जाएगा, जो पहले O2 रिच था वो CO2 रिच हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, ठीक है। और जिस ब्लड वेसल्स के थ्रू ये CO2 रिच ब्लड कैरी करता है, ऊपर की तरफ जाता है हार्ट के पास, इस ब्लड वेसल का अब नाम जान लो। और इस ब्लड वेसल्स को देखो यहां लिख देते हैं, इस ब्लड वेसल्स को कहते हैं सिस्टमिक वेन, है ना। तो आप देख सकते हैं इसको हमने क्या लिख लिया, सिस्टमिक वेन कह लिया है। और जिस तरीके से सिस्टमिक आर्टरी का जो प्रेशर होता है वो सेम टू सेम पल्मोनरी वेन का होता है, वैसे ही सिस्टमिक वेन का जो प्रेशर है वो यहाँ वाला जो आपका पल्मोनरी आर्टरी है उसका सेम ही प्रेशर होता है, ठीक है। तो इसका प्रेशर चेक करो जरा, तो इसका प्रेशर हो जाएगा आपका PO2 का जो प्रेशर है वो आप देख सकते हैं, पल्मोनरी आर्टरी के PO2 का प्रेशर कितना था, 40 था, और जो आपके PCO2 का प्रेशर है वो 45 है, ठीक है। तो ये कुछ आपका प्रेशर जो है यहाँ पर
बन जाता है सिस्टमिक वेन के भीतर, और फाइनली सिस्टमिक वेन से आपका जो ब्लड है वो मूव करके वापिस से राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से ये जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से वंस अगेन ब्लड आपका कहाँ पहुंच गया, पल्मोनरी आर्टरी में खुद को ऑक्सीजनेट कराने के लिए पहुंच चुका है। क्लियर है क्या? तो ये आपका आई थिंक सारा का सारा जो है ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एक जो इशू होता है बच्चों को नॉर्मली कि मैम प्रेशर का वैल्यू कैसे याद करें, चूंकि ये पेपर में आता है, नीट के अंदर इसका क्वेश्चन आता है, प्रेशर का वैल्यू पूछा जाता है, तो आपको डेटा याद करना पड़ेगा। तो देखना जरा कैसे याद करना है। एटमोस्फियर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ठीक है, एटमोस्फियर को छोड़ दो, अब बाकी वैल्यूज को देखो। इन बाकी वैल्यूज में जहां पर भी कम प्रेशर लिखना होगा वो वैल्यू हर हाल में 40 होगा। कितना होगा? 40 होगा। तो आओ चेक करते हैं, जरा बताना मुझे। एल्विलाई की अगर बात करें, बताओ जरा, तुमने इंस्पायरेशन प्रोसेस किया है, तुमने सांस अंदर लिया है, तो तुमने जब सांस अंदर लिया है तो वहां पर एल्विलाई के भीतर किसका प्रेशर कम होना चाहिए, ऑक्सीजन का या CO2 का? डेफिनेटली CO2 का प्रेशर कम होगा, क्योंकि भाई तुमने सांस लिया है तो ऑक्सीजन ज्यादा आया है अंदर में, मतलब CO2 वहां पे बहुत कम मात्रा में होगा। और तुम चेक कर सकते हो CO2 का प्रेशर देखो कितना है यहाँ पर, 40 है। सही बात है क्या? बिल्कुल उसी तरीके से अब देखना, बॉडी में फिर से बोल दिया, बॉडी में कहीं पर भी, पूरे हिस्से में कहीं पर भी जहां पे भी कम प्रेशर लिखना है उसका वैल्यू फिक्स है, 40 है। ठीक है, O2 का प्रेशर तुमको थोड़ा ध्यान पे रखना पड़ेगा, 104 है। ठीक है, चलो अब यहां से हम लोग बात किए थे पल्मोनरी आर्टरी का। पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड रखता है? CO2 रिच ब्लड रखता है। अब CO2 रिच ब्लड अगर रखता है तो किसका प्रेशर कम होगा, O2 का या CO2 का? डेफिनेटली O2 का ही प्रेशर कम होना चाहिए। तो चेक करो जरा, O2 का प्रेशर देखो 40 मिल गया। क्लियर है क्या? चलो यहां से मूव कर जाते हैं अब इसमें, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, O2 रिच ब्लड में। तुमने पल्मोनरी वेन में चेक किया, पल्मोनरी वेन में बताओ O2 रिच ब्लड है, तो बताओ किसका प्रेशर कम होगा? डेफिनेटली CO2 का प्रेशर कम होगा। तो आओ जरा चेक करो, CO2 का प्रेशर कितना है? 40 है। ठीक है, ये वाला वैल्यू 95 हो जाएगा। सही है क्या? चलो अब यहां से मूव करते हैं। अब देखो यहाँ से राइट, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर से आपका सिस्टमिक आर्टरी जो कि प्रेशर सेम रखता है, सिस्टमिक वेन, अब तो सारा पता है। बॉडी टिश्यू को चेक कर लो जरा। बॉडी टिश्यू के भीतर मैंने कहा था कि लगभग ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया गया और CO2 वहां पे भरा पड़ा है, तो किसका प्रेशर कम होगा? ऑक्सीजन का। आओ चेक करो, ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है? 40 है। ठीक है, और ये वाला 45 है। समझ में आ रहा है? तो तुमको एक यहाँ पर वैल्यू जो है वो फिक्स है, और वो है कि जितना भी, जहां भी कम प्रेशर लिखना है, चाहे वो O2 हो चाहे वो CO2 हो, वो 40 होता है। एंड देन उसके बाद वाला वैल्यू तुमको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 95 होता है बॉडी टिश्यू में, और इन जगहों पर क्या होता है 40, अगर आप लिख देते तो 45 बच जाता है, और यहाँ पे 104, और ये वाली वैल्यूज आपको ध्यान पे रखनी पड़ेगी, 159, 0.3। इस पूरे डायग्राम को 2 बार 3 बार देखोगे, एक बार बनाओगे अपने हाथ से, तुमको ये डेटा याद हो जाएगा। कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन याद कर लेना है क्योंकि नीट में इससे क्वेश्चन आता है। समझ गए बात को? चलो, तो आई थिंक ये सारा कुछ तुमको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो है इसी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ही मुझे एक आखिरी बात बतानी है, और वो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, तो मैं इसको हटा रही हूं और मैं यहीं पर बताना शुरू करती हूँ तुमको। ऑक्सीजन डिसोसिएशन, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, या फिर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, कुछ भी कह सकते हो तुम। ठीक है, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, डिसोसिएशन कर्व। आओ देखो जरा, क्या होता है कि मैंने पीछे वाली क्लास में भी कहा था कि जो हेमोग्लोबिन है उसका ऑक्सीजन से बाइंड करने की जो एफिनिटी होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। ठीक है, अब ऐसे में हमें हेमोग्लोबिन को एक्साइट करना पड़ता है, हेमोग्लोबिन को हमें क्या करना पड़ता है, उसको फोर्सफुली इस बात के लिए तैयार करना पड़ता है कि भाई तुम ऑक्सीजन से बाइंड कर जाओ। अब ऐसा करने के लिए फिर क्या करना चाहिए मैम? जाकर के उसको क्या मनाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, मनाना नहीं है उसको। एक्चुअली वहां पे हम लोग ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, और जैसे जैसे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, हेमोग्लोबिन फाइनली आपकी बात, मतलब आपकी बात को मानना शुरू कर देगा, और वो धीरे धीरे हेमोग्लोबिन से कंबाइंड होना शुरू कर देगा। समझ गए बात को? इसी चीज को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफ के थ्रू, कि ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से किस तरह के प्रेशर पर जुड़ता है और किस तरह के प्रेशर पर उसको छोड़ देता है। यही चीज हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली जो ये ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है, देखना जरा, ये ग्राफ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के ऊपर हम कुछ फिक्स चीजें लेते हैं। देखना जरा, जैसे हम एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिया जाता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लेते हैं हम लोग।
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जबकि वाई एक्सिस पे अगर बात करें तो यहाँ पे परसेंटेज सैचुरेशन लिया जाता है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन का परसेंटेज सैचुरेशन लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कितना प्रेशर आप ले रहे हो तो कितना परसेंट हेमोग्लोबिन जो है वो सैचुरेट हो जा रहा है, ठीक है, कितना परसेंट हेमोग्लोबिन लग जाता है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना लेता है, इसका ही कहीं ना कहीं ग्राफ देख रहे हैं। अब सुनना, ये जो ग्राफ होता है सबसे पहले ये ग्राफ सिग्मोइड कर्व बनाता है, ठीक है, एस शेप्ड कर्व होता है, ये कुछ इस तरह का सिग्मोइड कर्व बनाता है। इसका मतलब क्या होता है, समझो इसका मतलब क्या होता है। मैंने बताया था पीछे कि हेमोग्लोबिन के भीतर 4 साइट होते हैं जहां पर आपको एफी आयन जो मतलब Fe+2 आयन है वो मौजूद होते हैं और उनसे ही हेमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन जाकर के लगता है, ठीक है। Fe+2 आयन के साथ ग्लोबिन चेन लगा हुआ रहता है उस हेम प्रोटीन के साथ और वहां पर जाकर के ऑक्सीजन बाइंड करता है। तो वो जो Fe+2 आयन है जिससे ऑक्सीजन को जुड़ना है वो 4 है एक हेमोग्लोबिन के भीतर। और यहाँ पर देखना, जब तुम शुरुआत में, जब तुम फर्स्ट साइट पे, 4 साइट में पहला साइट अगर मैं बात करूं, मान लो एक कंटेनर के भीतर हमने मान लो फॉर एग्जांपल 100 हमने आरबीसी ले रखा है, तो 100 जो आरबीसी है उसके भीतर जो हेमोग्लोबिन मौजूद है, उस हेमोग्लोबिन में हर एक हेमोग्लोबिन के भीतर जो पहला साइट होगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन जुड़ने का जो पहला साइट है Fe+2 आयन है, वो पहले साइट पर हमें हर बार ऑक्सीजन को कंबाइन करना काफी डिफिकल्ट केस होता है, बहुत मुश्किल होता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो शुरू शुरू तुमने जो पार्शियल प्रेशर का वैल्यू है, जो मतलब ऑक्सीजन का प्रेशर है वो बड़ा कम रखा है तुमने, ठीक है, ऑक्सीजन का प्रेशर कम रखा है तो बड़े कम अमाउंट में बड़ा स्लो स्लो आपका जो है वो उसका साइट जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइंड होने की कोशिश करता है। फिर धीरे धीरे तुम प्रेशर को बढ़ाते हो, ठीक है, प्रेशर को तुम क्या करते हो, धीरे धीरे इंक्रीज करते हो, प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो अब तुम्हारा जो है वहां पर दूसरा साइड थोड़ा और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, फिर तुम और थोड़ा प्रेशर इंक्रीज करते हो, समझ रहे हो, और प्रेशर इंक्रीज करते हो, तब जाकर के तुम्हारा जो तीसरा साइड है वो भी कंबाइंड हो जाता है। और एक टाइम के बाद, ध्यान से देखना, एक टाइम के बाद तुम कितना भी प्रेशर बढ़ा लो, देख लो जरा, कितना भी प्रेशर बढ़ा लो, अब तुम्हारा वहां पर जो है ऑक्सीजन का हेमोग्लोबिन से जुड़ने का जो कैपेसिटी है वो अब इंक्रीज नहीं कर सकता है, उसका परसेंटेज सैचुरेशन इंक्रीज नहीं करता है। मतलब ये वो पॉइंट आ गया जहां पर तुम कितना भी प्रेशर बना लो, चूंकि अब उसमें साइट्स ही अवेलेबल नहीं है। किसी एक हेमोग्लोबिन की अगर मैं बात करूं, अगर एक हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल की मैं बात करूं तो उसके चारों के चारों साइड चूंकि क्या हो चुके हैं, कंबाइंड हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना भी मैं प्रेशर का वैल्यू इंक्रीज कर लूं, आपका ये वैल्यू हर बार यहीं पर आकर के क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। मतलब इससे ज्यादा वैल्यू आपकी इंक्रीज नहीं कर सकती, परसेंटेज सैचुरेशन इंक्रीज नहीं कर सकता। मतलब पूरा का पूरा हेमोग्लोबिन सैचुरेट हो गया है, उसके चारों साइड्स पर ऑक्सीजन जुड़ चुके हैं और अब प्रेशर बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। बात समझ में आई कि ये ग्राफ क्यों इस शेप का होता है, इस शेप्ड कर्व क्यों होता है ना। एक्चुअली इसको कोऑपरेटिव बाइंडिंग एक टर्म दिया जाता है, यहाँ पर कोऑपरेटिव बाइंडिंग एक टर्म से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि धीरे धीरे प्रेशर्स को बढ़ा करके, ऑक्सीजन के प्रेशर को बढ़ा करके हेमोग्लोबिन को फोर्सफुली यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, मजबूर करते हैं कि वो धीरे धीरे ऑक्सीजन के साथ क्या करे, बाइंड करे। और शुरुआत में हेमोग्लोबिन पसंद नहीं करता है उतना अच्छा बाइंड करना, लेकिन जैसे जैसे आप ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाते चले जाओगे, धीरे धीरे हेमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन के साथ जो उसकी बाइंडिंग एफिनिटी है वो इंक्रीज करती चली जाती है। लेकिन फिर एक लिमिट आता है जहां पर ऑक्सीजन जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ पूरी तरह से बाइंड हो चुका है, जितने हेमोग्लोबिन के भीतर साइट्स हैं वो सबके सब ऑक्सीजन से बाइंड हो गए हैं। और अब आप कितनी भी कोशिश करेंगे, प्रेशर को कितना भी बढ़ा लेंगे, तब भी वहां पर आपका परसेंटेज सैचुरेशन इंक्रीज होने नहीं जा रहा है, क्योंकि सारे के सारे आपके साइट्स जो हैं वो ऑलरेडी ऑक्सीजन से बाइंड हो गए हैं। क्लियर है क्या? तो आपका ये जो है ग्राफ इसी चीज को डिपिक्ट करता है, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी एक चीज और यहाँ पर देखना जरा, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा, इस ग्राफ को थोड़ा यहाँ हटाऊंगी, जो ये मार्किंग है पूरे को हटा देती हूँ। और यहाँ पर कुछ और भी कंडीशंस को एक्सप्लेन किया जाता है, देखना जरा वो क्या कंडीशंस है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये कर्व मैंने यहाँ पर तुमको दिखा दिया, ये कर्व कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और मैंने बताया ये कर्व कैसा है भाई, सिग्मोइड कर्व है ये, है ना। ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कैसा होता है, सिग्मोइड कर्व होता है। इसको एस शेप्ड कर्व कहा जाता है, एस शेप्ड कर्व होता है, इसलिए इसका नाम सिग्मोइड कर्व पड़ जाता है। सही है क्या? चलो अब देखना, ये कर्व जो है वो तुम्हारे बॉडी के भीतर किस तरह का कंडीशन है, इसके बेसिस पर ये कर्व आगे पीछे भी शिफ्ट होता है। अब देखना कैसे,
ये कर्व हो सकता है कि राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाए, ठीक है, और हो सकता है कि ये कर्व जो है वो लिटिल बिट लेफ्ट डायरेक्शन में भी शिफ्ट कर सकती है, ठीक है। अब देखना क्या मतलब है शिफ्ट्स टू लेफ्ट, लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करने का, शिफ्ट्स टू लेफ्ट, और क्या मतलब है राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करने का, शिफ्ट टू राइट, है ना। ये आपका नॉर्मल कर्व हो गया। क्या इसका मतलब है समझना जरा। मान लो मैं पहले यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले लेती हूँ, ठीक है, जिससे थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। तो ये मान लो आपका 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30, ये 40, और यहाँ पे भी ले लो वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ले लेना आप, ठीक है। चलो समझना जरा, मैंने 40 वाला एक मार्क को यूज किया है, देखना जरा। अब जरा चेक करो इसको, तीन कर्व के ऊपर 3 पॉइंट्स, तीनों कर्व पे एक पॉइंट ले लिया मैंने, और इसको जरा एक्स एक्सिस पे लाके मिलाते हैं। चेक करना जरा, एक्स एक्सिस पे इसको ला करके हम मिला रहे हैं, ठीक है। अब देखो जरा, अगर तुम देख पा रहे होगे तो जो ये पहला वाला जहां पे आपका जो आपका शिफ्ट टू लेफ्ट हुआ है जो कर्व, वो आपको देखिए कुछ यहाँ पर मिला है, नॉर्मल वाला कर्व यहाँ पर मिला है, और राइट वाला यहाँ पर मिला है। सबसे पहले नॉर्मल वाले की बात करते हैं। नॉर्मल वाले को देख के क्या लगता है कि करीबन करीबन प्रेशर का वैल्यू 12 है ना, 12 या 13 mm ऑफ Hg रखा गया होगा, 13 mm Hg रखा गया होगा, तब जाकर के 40% हेमोग्लोबिन जो है वो सैचुरेट हो गए होंगे, ठीक है। करीबन करीबन 40% जो हेमोग्लोबिन है वो आपका क्या हो गया होगा, सैचुरेट हो गया होगा। वहीं अगर तुम कर्व राइट लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते हो, कर्व को किधर शिफ्ट कर देते हो, लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते हो, तो ये प्रेशर का जो वैल्यू है वो घट करके कहीं देखो ये वैल्यू करीब करीब 7 mm ऑफ Hg बन चुका है। और वहीं अगर इस कर्व को तुम थोड़ा राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते हो तो ये वैल्यू जो है वो बढ़ करके मतलब आपके 13 से ये वैल्यू बढ़ करके कहीं ना कहीं 18 और 19 mm ऑफ Hg हो चुका है। लिख देती हूँ 18 अपनी तरफ से एक डेटा मान करके 18 mm ऑफ Hg हो चुका है। समझ रहे हो बात को? तो आप ध्यान से समझो इस बात को। इसका मतलब क्या हुआ कि 40% हेमोग्लोबिन को सैचुरेट करने के लिए, 40% हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ बाइंड कराने के लिए मैंने यहां पर प्रेशर कितना दिया, 7 दिया। जबकि एक दूसरा कंडीशन है कि 40% ही हेमोग्लोबिन को सैचुरेट करने के लिए मुझे प्रेशर कितना देना पड़ा, 13 mm ऑफ Hg देना पड़ा। और वहीं एक तीसरा कंडीशन है कि 40% ही हेमोग्लोबिन को सैचुरेट करने के लिए मुझे 18 mm ऑफ Hg प्रेशर तक भी अप्लाई करना पड़ा है। समझ पा रहे हो बात को? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि जहां पर हमको कम प्रेशर में ही 40% हेमोग्लोबिन सैचुरेट हो जा रहा है, 40% हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड हो जा रहा है, मतलब वो ज्यादा फेवर कर रहा है ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनने को, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनना वो ज्यादा पसंद कर रहा है। एग्जैक्टली तो ध्यान से इस बात को समझना कि जब कम ही प्रेशर पर 40% हेमोग्लोबिन अगर सैचुरेट हो जाता है, 40% हेमोग्लोबिन जाके ऑक्सीजन से बाइंड हो जाता है, इसका मतलब है, इसका मीनिंग है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन पर यहाँ पर हो सकता है कि CO2 का प्रेशर बिल्कुल, CO2 वहां पे जो गैस है वो बिल्कुल ना के बराबर मौजूद हो, इसीलिए हेमोग्लोबिन बड़ी आसानी से आपके ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जा रहा है। मतलब वहां पे ऐसे कंडीशंस हैं जो कंडीशन ऑक्सी हेमोग्लोबिन को फेवर कर रहे हैं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन को बनने में फेवर कर रहे हैं। अब वो क्या कंडीशंस है बताती हूँ। एक कंडीशन तुमको समझाया कि हो सकता है कि वहां पे CO2 का जो अमाउंट है वो बहुत कम हो, जिससे बड़ी आसानी से ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से बाइंड हो जा रहा है। बात समझ में आई? जबकि ध्यान से सुनना, जबकि जहां पर प्रेशर का वैल्यू तुमने 18 mm ऑफ Hg लिया है, जिस पर तुम्हारा 40% ही हेमोग्लोबिन सैचुरेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि तुमको 18 mm ऑफ Hg, देख रहे हो ना, इसका 7 और कहा ये 18 mm ऑफ Hg देना पड़ा,
तब जा करके उतना ही परसेंटेज ऑफ हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से बाइंड हुआ है। इसका मतलब वहां पर ऑक्सी हेमोग्लोबिन को बनने के लिए इतना अच्छा कंडीशन नहीं है जितना यहाँ पर है, मतलब उतना फेवरेबल कंडीशन नहीं है। तो हो सकता है कि वहां पे CO2 का अमाउंट मौजूद हो, कुछ कंसिडरेबल अमाउंट हो, कुछ अच्छा खासा अमाउंट हो, जिससे ऑक्सीजन को, अगर आपको वहां पे हेमोग्लोबिन से जोड़ना है तो आपको खूब सारा ऑक्सीजन वहां पे डिलीवर करना पड़ रहा है, तब जाकर के कहीं हेमोग्लोबिन CO2 को छोड़ के ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। बात समझे तुम क्या बोला मैंने? तो इसलिए पर दो चीजें हम लोग यहाँ पर बात करें। क्या इस पॉइंट पर ये फेवरेबल कंडीशन है ऑक्सी हेमोग्लोबिन के बनने के लिए, और ये फेवरेबल कंडीशन है ऑक्सी हेमोग्लोबिन के बनने के लिए, मतलब हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के एसोसिएट होने के लिए, और ये वो कंडीशन है जहां पर ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएट हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन को छोड़ रहा है हेमोग्लोबिन उससे, या फिर लगना पसंद नहीं कर रहा है, जोड़ना कोई खास पसंद नहीं कर रहा है। तो ये दो जगह पर हम लोग दो तरह के कंडीशंस के बारे में बात कर सकते हैं। तो शुरू करें। आओ जरा, यही आखिरी बात मुझे समझानी है, तो देखना जरा। कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनने के लिए क्या कंडीशंस होंगी, ठीक है? तो समझना जरा, अगर ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनने के लिए कंडीशंस पहले हमको यहाँ पर जानना हो, तो सबसे पहले तो भाई ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अच्छा होना चाहिए भाई, ठीक ठाक ऑक्सीजन का प्रेशर वहां पे अमाउंट होना चाहिए। ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अच्छा होना चाहिए, ठीक है? चलो, उसके अलावा और क्या होना चाहिए भाई? CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए। CO2 का जो प्रेशर है, मतलब उसका जो कॉन्सेंट्रेशन, वो काफी कम हो। अब समझो, जब भी कहीं पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाता है, बॉडी में बोल सकते हो कि हीट बढ़ जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर CO2 का प्रेशर कम है, मतलब बॉडी में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर भी क्या होगा? कम होगा, समझ गए? और बॉडी में टेम्परेचर कम है, बॉडी में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब बॉडी के अंदर एसिडिक कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगा, ठीक है? तो बॉडी के भीतर H+ का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा? यहाँ पर कम होगा, समझ गए? और तुम्हारा जो ब्लड है, जब H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो तुम बताओ जरा, यहाँ पर pH का वैल्यू क्या होगा? हाई होगा, और तुम्हारे ब्लड का जो नेचर है वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा? डेफिनेटली बेसिक होगा। तो तुम्हारे ब्लड का जो नेचर है वो अल्कलाइन होगा। कैसा होगा? अल्कलाइन नेचर होगा। समझ गए बात क्या? तो यहाँ पर आई थिंक तुमको ये पॉइंट्स दिख रही होंगी कि वो 5 पॉइंट्स हैं जो फेवर करती हैं कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या करे? बन जाए। क्या क्या? ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होना, CO2 का प्रेशर कम होना, टेम्परेचर का कम होना, H+ का कम होना, और pH का डेफिनेटली ज्यादा होना अगर H+ कम है तो, ठीक है? अब इसके ऑपोजिट कंडीशंस होंगी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ वो क्या कंडीशंस हैं जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन को बनने नहीं देंगी, है ना? ऑक्सी हेमोग्लोबिन को बनने से रोकेंगी, डिसोशिएट करेंगी उसको। तो यहाँ पर हम लोग एक दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि भाई कंडीशन for dissociation of ऑक्सी हेमोग्लोबिन, सही है? क्या वो कंडीशन होंगी जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन को डिसोसिएट होने पर मजबूर करेंगी, ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन को जुड़ने नहीं देंगी आपस में, उसकी बाइंडिंग एफिनिटी को कम करेंगी? तो क्या कंडीशन हो सकता है? तो इसका ऑपोजिट कंडीशन होगा। तो पहला कंडीशन होगा कि भाई ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर वहां पे क्या है? बहुत लो है, जिसके वजह से उतना अच्छा आपको हेमोग्लोबिन के साथ वो बाइंड नहीं कर पा रहा है। वहीं CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या होगा? हाई हो जाएगा। अब CO2 अगर हाई है तो टेम्परेचर डेफिनेटली हाई है, इसका मतलब H+ भी हाई है। H+ हाई है मतलब pH क्या है? लो है, मतलब आपके ब्लड का जो नेचर है वो कैसा हो रखा है? एसिडिक हो रखा है। समझ रहे हो बात को? तो अल्टीमेटली ये वो 5 कंडीशन है जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन को बनने नहीं देंगी, या फिर यूं कह सकते हैं कि उतना अच्छा ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन से जुड़ने नहीं देंगी, समझ गए? या उनको तोड़ने में हेल्पफुल होंगी। तो ये आपका जो है पूरा का पूरा कंडीशन हो गया जो कि यहाँ पे अप्लाई होता है। तो आई थिंक ये कर्व आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यहीं तक पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तुम मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो कमेंट के अंदर। अगर कर्व को दोबारा समझाना हो तो मुझसे वो भी कह सकते हो, मैं दोबारा भी समझा सकती हूँ, ठीक है? और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 को डिस्कस करेंगे, ठीक है? थैंक यू।